आज हम एक ऐसे जानकारी को आपके साथ साझा कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने का मन कर रहा है मेरा। आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि देश में चले आ रहे 60 साल के राजशाही के जो राज परिवार थे उनके खात्मे का दिन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ईडी ने 500 करोड़ वैल्यू की बांद्रा की नेशनल हेराल्ड हाउस को अटैच किया है। आपको पता होगा, नेशनल हेराल्ड एक बहुत ही प्रख्यात घराने का राजशाही अखबार हुआ करता था। उसके लिए रिसेंटली बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे थे। बधाई देना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम से इस कैंसर के रिमूवल का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया और उनको पहली सफलता अब जाके मिली थी। अब बताता हूं आपको पूरी कहानी। नेशनल हेराल्ड की पूरी कलंक कथा क्या है। नेशनल हेराल्ड एक गांधी परिवार ओन्ड, गांधी परिवार के मालिकाना हक में एक ऐसा कलंकित अखबार रहा है जो देश को अखबार के नाम पे बेचने का काम किया। और नेहरू गांधी परिवार ने इसमें अपने राजशाही जो रुतबा था उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जिसके लिए 1983 में इनको 16.3 करोड़ उस समय की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक जमीन अलॉट हुई बांद्रा में। तो दोस्तों, उस समय 16.3 करोड़ की वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू 500 करोड़ है। उस जमीन में कंडीशंस ये थे कि वो न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेसेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा और उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी 15% से ज्यादा नहीं चल सकती है। सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज़पेपर को ही दिया जाना था। दोस्तों देखिए, नेहरू गांधी परिवार हमेशा से देश को छलते आ रहा है। उस पता नहीं इन नेहरू गांधी परिवार ने पूरे देश को अपनी जागीर समझ लिया था और संविधान को अपना बंधक समझ लिया था। दोस्तों, ये 1983 में अलॉट होने के बाद ये रियल स्टेट लॉबी में बिक जाता है। ये सरकार से अलॉट कराया न्यूज़पेपर के नाम पर और इसको बेच दिया रियल स्टेट कंपनीज को। और उसके बाद रियल स्टेट कंपनीज ने इसके सारे कंडीशंस को तोड़ मरोड़ के और अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया और उससे खूब पैसे लूटे और उसमें गांधी परिवार का खूब जो ढेर सारा हिस्सा था वो गया। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये नेशनल हेराल्ड लगभग पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया 5000 करोड़ के मालिकाना हक की कंपनी बन गई है। लेकिन अब इसके पाप कर्मों का जैसे से खुलासा हो रहा है, इससे जुड़े लोगों को तकलीफ हो रही है, या फिर इन राजघरानों से जुड़े हुए जो मीडिया पर्सनल हैं, जो जुडिशरी के महानुभाव हैं, इन सबको तकलीफ हो रही है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। हमने तो सोचा था कि ये पूरी जिंदगी, पूरा ताउम्र ये हमारा ही रहेगा और हम इसको जैसे चाहें नोचते रहेंगे, लूटते रहेंगे, खसोटते रहेंगे। तो दोस्तों, जब ये हैंडओवर हुआ तो ये लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का जमीन इन्होंने सरकार से अपने को अलॉट करा के नेशनल हेराल्ड के नाम पर, और इन्होंने रियल एस्टेट लॉबी को बेच दिया। अब देखिए, रियल एस्टेट लॉबी में बिकने के बाद इसका क्या होता है। ये 20,000 स्क्वायर फीट बिका, लेकिन आज वहां पे रियल एस्टेट कंपनी जिनने इसको खड़ा किया तो इसका एरिया 83,000 स्क्वायर फीट हो गया। देखिए, अलॉटमेंट होता है 20,000 स्क्वायर फीट, हो जाता है
83,000 स्क्वायर फीट। अब ये क्या है आप बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए कंडीशन था कि इसके कंस्ट्रक्शन में इसका जो भूभाग है उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% ही कमर्शियल यूज के लिए होगा और बाकी सारा जो होगा ये नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिशमेंट और प्रिंटिंग के सप्लाई और जो भी उसके रिलेटेड वर्क थे उनके लिए था। लेकिन जब ये बिकने के बाद रियल स्टेट लॉबी में चला गया तो इसका पूर्ण रूपेण 100% उपयोग जो है ये कमर्शियल काम में किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 1983 में प्रकरण होता है, इस 1983 के बाद से लेकर और लगभग 3 दशक तक वैसे तो मोस्टली सरकारें इन्हीं की रही या सरकारें किसी की बनी भी तो इन्होंने चलने नहीं दी, क्योंकि इनके मुताबिक नेहरू गांधी जो चोर फैमिली है उसके मुताबिक कोई काम ढंग से हुआ नहीं, तो इन्होंने उस सरकार को गिरा दी। चाहे मुरारजी बाबू की सरकार ले लें आप, चाहे और किसी की जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, बट वो कांग्रेस सपोर्टेड होती थी, लेकिन फिर भी अगर उनको दिक्कत लगी तो उन्होंने सरकारों को जब चाहा गिरा दिया और अपने मतलब साधने तक कोई सरकार नहीं बनने दी या फिर देश को फिर से दूसरे इलेक्शन में झोंक दिया गया। तो ये इनकी कलंक कथा है। देखिए नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग बनता है 2003 में, लगभग ये कंप्लीट होता है, तब इसकी मेजरमेंट 83,000 स्क्वायर फीट होती थी। उस समय जो है उस समय तक लगभग महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकारें ही आती जाती थी और स्टैब्लिश रहती थी। तो उस समय तक किसी भी सरकार ने इस बिल्डिंग पे किसी भी तरह का हाथ लगाना उचित नहीं समझा कि शायद हम इसको ढंग से कर नहीं पाएंगे। जब वहां पे बीजेपी लेड फडणवीस की सरकार आती है तब तक इधर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको कोर्ट में डाल रखा था। तब उस कोर्ट केस के सपोर्ट में जब जांच समिति बनाई जाती है तो फडणवीस जी के नेतृत्व में एक जांच समिति बनती है जो 20 पन्नों का रिपोर्ट सौंपती है इनको, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट का प्रोसीजर चलता है, जो हमारी व्यवस्था है उसमें चला, और आज फाइनली ये हुआ कि वो अवैध था और उसको ईडी ने अब अटैच कर दिया है और उसकी जब्ती कर ली है। दोस्तों देखिए, इन्होंने गांधी परिवार ने हर तरफ से देश को लूटा है। ये तो एक एग्जाम्पल रहा बांद्रा का। आप चले जाइए पंचकुला में भी ऐसा ही नेशनल हेराल्ड के नाम पर जमीन ली गई, उसको बेच दिया गया। आज उसकी वैल्यू है 120 करोड़ के आसपास। तो ये जो ऐसे अधिग्रहण इन्होंने पूरे देश विदेश में किए, उसको देख के तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि ऐसी चोर फैमिली जो अपने आप को भारत को राजतंत्र के रूप में राजा के रूप में देखती थी, वो अब कैसा फील कर रही होगी। दोस्तों हमें इसमें कहते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही कि ऐसी विडंबना रही है देश की कि इस तरह के लोग इतने लंबे समय तक लूटते रहे देश को, खसोटते रहे देश को, और इसमें इन्होंने पूरा साथ लिया देश के हर एक एजेंसीज का, वो चाहे जांच एजेंसियां रही हों, वो चाहे मीडिया घराना रहा हो, वो चाहे जुडिशरी में इनकी अपनी पैठ रही हो। तो हर जगह देखें आप तो इनके नुमाइंदे होते थे जो इनको सपोर्ट करते थे और इनसे कहीं ना कहीं इनके कुकर्मों से जो पैसा मिलता था उसके भागीदार बनते थे। ये आप देखें तो जो रिसेंट की घटनाएं हैं, जो आप रिसेंट चाहे नीरव मोदी हो, चाहे और भी कोई ऐसा घोटालेबाज आप देखेंगे तो इनने सबने कहीं ना कहीं इन्हीं के शासनकाल में बैंकों को चूना लगाया। इवन नेशनल हेराल्ड ने भी कम चूना नहीं लगाया। हमने देखा अभी कि पंचकुला की जो जमीन थी नेशनल हेराल्ड की, उस पे कंस्ट्रक्शन के नाम पर लोन लिया जाता है नेशनल हेराल्ड ओन्ड गांधी फैमिली से, और उस
पैसे का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जाके दिखाया जाता है उसके कंस्ट्रक्शन में, जो बांद्रा में नेशनल हेराल्ड का इनका ऑफिस है, जबकि वो ऑलरेडी रियल एस्टेट लॉबी को बिक जा रही होती है और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी रियल एस्टेट कंपनी कर रही है। इस तरह के फ्रॉड इन्होंने बैंकों के साथ मिलकर, उसके बाद जुडिशियरी, जांच एजेंसी, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने किया है। और अब कम से कम इस देश को यह एहसास हो जाना चाहिए कि इस तरह के परिवारों से आजादी ही देश की असली आजादी होगी। और इसके लिए, आजादी दिलाने के लिए, इसके प्रणेता के रूप में हमेशा ही सुब्रमण्यम स्वामी जी याद रखे जाने चाहिए। तो आज का दिन माननीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी को श्रेय देने का बनता है, इसलिए हम पूरे देशवासियों को उनको बधाई देनी चाहिए और ये कहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि एक इंसान, एक आदमी अगर खड़ा हो तो वो पूरे सिस्टम से लड़ सकता है और पूरे सिस्टम को बदल भी सकता है और सच को जिता भी सकता है।